हेलो एवरीवन, निम्बस करे टीचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए अभी DSSP की तरफ से फिर से एक जो वैकेंसीज का ड्राफ्ट है वो जारी किया गया है। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो यहाँ पे आपको अराउंड सेम ही देखने को मिलेगी। तो फिजिक्स की यहाँ पे 18 ही वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो उन वैकेंसीज के लिए यहाँ पे अगर आपको अपनी जॉब सिक्योर करनी है उसमें तो बहुत कंपटीशन भी देखने को मिलेगा ना। तो उस कंपटीशन को तभी टैकल कर पाओगे जब पता लगेगा कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, मेरे को कहाँ तक पढ़ना है, कितना डीप पढ़ना है और किस तरह से क्वेश्चन वहां से पूछे जा रहे हैं ना। तो ये हमारी आज क्लास नंबर 3 है। अगर आपने क्लास नंबर 1 एंड क्लास नंबर 2 अगर नहीं देखी है तो पहले उसको जाके देखो, फिर यहाँ पे इस क्लास पे आओ ना। फिर इसमें भी हम यहाँ पे आज डिफरेंट डिफरेंट जो DSSP में क्वेश्चन है पीजीटी के एग्जाम में फिजिक्स के लिए जो पूछे गए थे उनको यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज क्लास नंबर 3। और अगर आपको यहाँ पे क्लास अच्छी लगती है, सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को सभी ने लाइक भी जरूर करना है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। ये था क्वेश्चन आपका प्रीवियस सेशन का जो मैंने आपको यहाँ पे एक होमवर्क के लिए दिया था। तो क्वेश्चन बोला गया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बीच में यहाँ पे जो विजुअल लाइट है वो कहाँ पे कौन से दो रीजन ऑफ द रेडिएशन में लाई करती है। तो मैंने यहाँ पे आपको बोला भी हुआ है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है आपको पूरा पता होना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई है कि इसमें ट्रिक क्या है, रेडियो मिर्ची आई लव यू। तो लव में आपने याद रखना है कि LV याद रखना है आपने ना। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे वी है, ठीक है, लव में वी याद रखना है और यू याद रखना है, आई लव यू। देन यहाँ पे आता है एक्सरेज एंड देन लास्ट में आता है यहाँ पे गामा रेज, है ना। तो ये आपको यहाँ पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो ये आपका ट्रेंड कैसा रहता है, ये आपका इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में ट्रेंड देखने को मिलता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की सबसे कम होती है और जो गामा रेज है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। अब देखो सिंपल क्वेश्चन बोला गया था कि विजुअल जो लाइट है वो कौन से दो यहाँ पे टाइप ऑफ रेडिएशन बीच में लाई करती है। तो ये रेडियो वेव है, ये माइक्रो है, ये इंफ्रारेड है, ये है विजुअल, ये है यूवी। तो अल्ट्रा वायलेट और यहाँ पे इंफ्रारेड के बीच में कौन लाई करेगा, तो विजुअल लाई करेगा। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन आया है आपका कि अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड कहाँ लिखा हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका राइट आंसर था पहले क्वेश्चन का, ठीक है, जो आपका मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था। और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं बहुत बार इन अलग अलग यहाँ पे टॉपिक्स के ऊपर। चलो अगला क्वेश्चन बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ द विजुअल रेज इज स्कैटर्ड मोस्ट इन द एटमोस्फेयर। अब आपसे यहाँ पे स्कैटरिंग पूछी गई है कि यहाँ पे जो स्कैटरिंग है इनमें से कौन से कलर्स है जिनकी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो स्कैटरिंग को दर्शाने के लिए भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं विबग्योर। तो BIBGYOR। तो विबग्योर आपको बताना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो टॉप पे है यहाँ पे लीस्ट स्कैटरिंग होती है, ये सबसे कम फैलता है, ठीक है। एंड देन आपका ये जो बॉटम पे ये आपका यहाँ पे मोस्ट स्कैटर्ड है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वॉयलेट सबसे स्कैटर करता है। इसके बाद आपका इंडिगो है, देन आपका यहाँ पे ब्लू है, स्कैटरिंग आपकी ब्लू की यहाँ पे ज्यादा होती है, ग्रीन की कम होती है, येलो की उससे कम होती है, ऑरेंज की उससे कम होती है और सबसे कम किसकी होती है, यहाँ पे रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम देखने को मिलती है। इसलिए आपने देखा होगा जो डेंजर सिग्नल होते हैं, ठीक, वो आपको यहाँ पे लाल कलर पे देखने को मिलते हैं ताकि दूर से दिख जाते हैं वो, क्योंकि फैलते नहीं है इसलिए दूर से दिख जाते हैं। तो आपसे यही बोला गया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स, है ना, जो विजुअल यहाँ पे विजुअल रेज में स्कैटरिंग मोस्ट कहाँ पे होगी, तो ब्लू रेड येलो ग्रीन। तब देखो यहाँ पे यह है ब्लू, ठीक है, ये रेड सबसे ऊपर है, फिर येलो है, फिर ग्रीन है। तो सबसे लीस्ट कौन है, सबसे नीचे कौन है, जो सबसे नीचे होगा, जो नीचे जाता जाएगा उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ब्लू इज द राइट आंसर, है ना। तो देखो इजी क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। अब स्कैटरिंग से आपसे क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पूछा जा सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा इसका यहाँ पे, है ना, कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसको बोलते हैं एन नीटा इज इक्वल टू C/B। तो यहाँ पे V क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी लाइट को मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ। अब देखो जिसकी स्कैटरिंग यहाँ पे कम होगी वो यहाँ पे बहुत फास्ट भागेगा, है ना। जिसकी स्कैटरिंग कम होगी इसका मतलब बहुत तेज तरार भाग रहा है, उसकी बेंडिंग कम हो रही है। स्कैटरिंग से मतलब यहाँ पे क्या है कि बेंडिंग कितनी देखने को मिल रही है, जितनी बेंडिंग ज्यादा होगी उतनी स्कैटरिंग आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे हम यहाँ विबग्योर को पढ़ते हैं ना, तो बेंडिंग सबसे ज्यादा किसकी होती है, वॉयलेट कलर की होती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसकी स्पीड सबसे कम होगी। जो चीज यहाँ पे बेंड हो रही है, अगर आप पत्थर मारोगे तो पत्थर यहाँ पे जब टकराएगा कान से वहीं गिर जाएगा। बुलेट चलाओगे तो बुलेट यहाँ पे बिल्कुल फाइन यहाँ पे होल करके बहुत दूर तक जाती है ना, वो बहुत दूर जाके यहाँ पे रुकेगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे जितना तेज चलेगा वो उतना यहाँ पे कम फैलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो आपका वॉयलेट है इसकी यहाँ पे फैला मतलब ये ज्यादा फैलता है, इसकी स्पीड कम है।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका होगा, वॉयलेट का होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका होगा, तो रेड का होगा, क्योंकि रेड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, क्योंकि रिलेशन क्या है यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड आपका स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये भी चीजें आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, बोला गया था इन द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कर्व, है ना। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, ट्रांजिस्टर्स के बारे में, तो वहां पे आपको जैसे एनपीएन है, पीएनपी है, तो वहां पे दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना। ये जो पार्ट होता है ये इनपुट वाला पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है ये आपका आउटपुट वाला पार्ट होता है ना। यहाँ पे आउटपुट मिलती है, ये वाला इनपुट वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर दो तरह के आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखने को मिलते हैं, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। तो आपसे बोला गया इन द इनपुट कर्व, यहाँ पे जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है किसका, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का, व्हाट हैपन टू द बेस करंट, है ना, एज द बेस एमिटर वोल्टेज स्टीडीली इंक्रीज। अब देखो यहाँ पे पहले तो आपको बताना चाहिए यहाँ पे कि ट्रांजिस्टर कौन सा लगा हुआ है, क्या वो यहाँ पे एनपीएन है या फिर यहाँ पे पीएनपी है, ठीक है, बस ये बताना चाहिए। अब देखो जहां पे देखो एन के लिए यहाँ पे क्या होता है, एन आपका बाहर पे होता है, तो देखो ये आपका यहाँ पे कैसे होगा, ये आपका बाहर की तरफ ही है, ये इस एरो से लगता है पता कि ट्रांजिस्टर कौन सा लगा हुआ है, एनपीएन लगा हुआ है या फिर पीएनपी लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये कैसा है, तो जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे ये एरो बाहर की तरफ निकला हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो एनपी कैसे होता है, बाहर की तरफ ही होता है। तो ये आपको यहाँ पे ये है पी, ये है एन, ये है पी, है ना, ये पीएनपी आपको जो ट्रांजिस्टर है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पे आपसे बोला गया कि जब आपका यहाँ पे बेस करंट है ना, ये आपका कौन सा रीजन है, ये जो बीच वाला रीजन है ये बेस वाला रीजन है, ये एमिटर वाला रीजन है, और ये आपका यहाँ पे कलेक्टर वाला रीजन है, ठीक है। आपसे क्या बोला गया है यहाँ पे कि व्हाट हैपन टू द बेस करंट एज द बेस एमिटर वोल्टेज स्टेडीली इंक्रीज। जब हम यहाँ पे बेस एमिटर वोल्टेज को बढ़ाएंगे ना, तो ये कौन सी वोल्टेज है, ये है बेस एमिटर वोल्टेज ना, तो इसको जब मैं बढ़ाऊंगा तो बेस करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जब शुरुआत होती है ना आपका यहाँ पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो बेस करंट आपका यहाँ पे बिल्कुल निग्लिजिबल होता है ना, क्योंकि बेस रीजन में क्या होता है ना, डोपिंग सबसे कम होती है, क्योंकि बेस रीजन में जितनी डोपिंग होगी, जितना इंप्योरिटी ज्यादा होगी, तो वहां पर ही आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्ट्राइक करके वहीं पर कंबाइन कर जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि बेस रीजन में कोई कॉम्बिनेशन देखने को मिले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल के बीच में। ज्यादा से ज्यादा हमें करंट कहाँ पे चाहिए, आउटपुट पे चाहिए, तो हम कलेक्टर करंट पे चाहते हैं कि जब कलेक्टर पे पहुंचे तो वहां पे ज्यादा आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिले, ज्यादा डिफ्यूजन देखने को मिले इलेक्ट्रॉन्स एंड होल के बीच में। तो आपसे यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे क्या होगा ना, क्यों यहाँ पे ना कि व्हाट हैपन टू द बेस करंट एज द बेस एमिटर वोल्टेज बढ़ती है, तो बोला जा रहा है कि आपका इंक्रीज होता है यहाँ पे किसमें, कलेक्टर करंट में ना। कलेक्टर करंट पूछा गया आपसे ना, आईसी के बारे में पूछा गया, आईसी को बोलते हैं कलेक्टर करंट, है ना, आईसी को बोलते हैं कलेक्टर करंट और आईबी को बोलते हैं बेस करंट। तो आपसे पूछा गया कि यहाँ पे किस पे फर्क पड़ेगा, व्हाट हैपन टू द बेस करंट। तो बेस करंट पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि बोला गया कि वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा आफ्टर द बैटरी पोटेंशियल, डिक्रीज करेगा लीनियरली, और यहाँ पे रिमेन करेगा, जीरो रहेगा थ्रू आउट द, जैसे आपका यहाँ पे प्रोसेस चलेगी, और वो डिक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली। अब देखो होता क्या है कि जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ वोल्ट, यहाँ पे जो पर्टिकुलर आपका बेस एमिटर यहाँ पे वोल्टेज है, जैसे ही आपका यहाँ पे ये बढ़ेगी और यहाँ पे जो बैरियर होता है इसके बीच में उसको क्रॉस करेगा, तो आपको यहाँ पे ना इस तरह का एक्सपोनेंशियल राइज देखने को मिलता है, इस तरह से एक्सपोनेंशियल राइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बेस करंट में, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल ये राइज होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि ये राइज कैसा होगा, क्या ये राइज आपको यहाँ पे लीनियर देखने को मिलेगा, क्या ये राइज आपका यहाँ पे लीनियर रहेगा या फिर यहाँ पे नॉन लीनियर रहेगा। तो एक्सपोनेंशियल राइज होता कैसा है, एक्सपोनेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह का आपको राइज देखने को मिल रहा है, तो इस तरह का राइज देखने को मिल रहा है, तो इस तरह के कर्व को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे नॉन लीनियर कर्व बोलते हैं यहाँ पे ना। तो याद रखना यहाँ पे कि जब कभी भी यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे कॉमन यहाँ पे एमिटर ट्रांजिस्टर है और यहाँ पे हमारी जो वो यहाँ पे बेस एमिटर वोल्टेज है अगर वो बढ़ती जा रही है और उसने बैरियर को यहाँ पे क्रॉस कर दिया है, तब हमारा यहाँ पे क्या होगा, बेस करंट में एक्सपोनेंशियल राइज देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो राइज होगा वो कैसा होगा, नॉन लीनियर राइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्पेशल यहाँ पे ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और जब हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे इनपुट और आउटपुट को, तो हम वहां पे जब ये कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में इनको हम यहाँ पे चीजें पढ़ते हैं। लेकिन जब आपको इनपुट और आउटपुट बोला जाए तो आपने बस इतनी चीजें यहाँ से ध्यान में रखनी है ना। तो आपको देखो यहाँ पे मैं बताना के चाहता हूँ क्वेश्चंस में आपको सिंपल क्वेश्चन कैसे आए हैं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको
सेकंड, आपको यहाँ पे डायग्राम की नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा, आपको यहाँ पे थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए कि थ्योरी में अगर कुछ हिडन पूछा गया, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, तो आप यहाँ पे उसको आंसर कर सको। ये चीजें आपसे एग्जामिनर डिमांड कर रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, बोलेगा कि व्हेन ए पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड ना, एक पीएन जंक्शन बन रहा है यहाँ पे ना, बोलेगा विच करंट बैलेंसेस द डिफ्यूजन करंट। देखो बोला जा रहा है कि जब पीएन जंक्शन बनता है ना, तो यही होता है ना यहाँ पे पीएन डायोड, जो ये है पीएन जंक्शन, इससे बनता है। तो पीएन जंक्शन जब बनता है आपका यहाँ पे, तो बोला जा रहा है कि जो डिफ्यूजन करंट है ना, इसको बैलेंस कौन करता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं पी और एन की बात करता हूं ना, तो यहाँ पे देखो होता क्या है कि जब आपका देखो जैसे ये पी है, ये एन है, पी में आपका मेजोरिटी कैरियर्स कौन से होते हैं, पी में क्या होता है पॉजिटिव, तो मेजोरिटी कैरियर्स आपको यहाँ पे होल्स देखने को मिलेंगे, होल्स आर द मेजोरिटी कैरियर्स इन द पी। और एन में क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजोरिटी कैरियर्स। तो देखो जब डिफ्यूजन होगा तो होगा क्या, यहाँ पे डिफ्यूजन में क्या होगा, जो यहाँ से मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है होल्स, वो यहाँ पे मूव करेंगे कहाँ पे न, यहाँ पे किसकी तरफ मूव करेंगे, वो मूव करेंगे आपका यहाँ पे पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपने याद रखना है कि जब कभी भी आपका डिफ्यूजन यहाँ पे होगा, तो होगा क्या, यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं। जब मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स वहां पे मूव करेंगे, ठीक है, तो जो यहाँ पे करंट है वो कहां से कहां फ्लो होगा, तो वो फ्लो होगा यहाँ पे पी से लेके एन में। और जैसे ही आपका पी से लेके एन में यहाँ पे जो करंट है वो फ्लो होना शुरू हो गया, तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, एक बैरियर बन जाएगा। अब जैसे ही आपका बैरियर बनेगा, तो आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस वाली साइड आपके यहाँ पे होल इकट्ठा हो जाएंगे, और पॉजिटिव चार्जेस वाली साइड आपका होल्स वाली साइड इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे फिर इनकी थोड़ी देर के बाद मूवमेंट यहाँ पे रुक जाएगी। अब जब मूवमेंट रुक जाएगी तो देखो होगा क्या यहाँ पे, अब फिर यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से बैटरी के थ्रू क्या करेगा, वो यहाँ पे ट्रेवल करेगा। मतलब फिर आपका इसमें क्या होता है, फिर डिफ्ट करंट का जन्म हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे बैरियर बन चुका है, यहाँ पे अब बैरियर क्रॉस नहीं कर पाएंगे एक मूवमेंट के बाद। जब डिफ्यूजन हो जाएगी, तो डिफ्यूजन की वजह से यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, जिसकी वजह से अब यहाँ पे ये जो पी और एन है ये इस तरह से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इसमें अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म हो गया अंदर बीच, है ना, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म हो चुका है। अब यहाँ पे जब इनको आपस में संपर्क करना है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एक डिफ्ट करंट का जन्म होगा, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे जो करंट है फिर वो आपका यहाँ पे एन से पी में जाएगा। तो डिफ्ट करंट यहाँ पे एन से पी में जाएगा, डिफ्यूजन करंट आपका यहाँ पे पी से एन की तरफ यहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जब कभी भी यहाँ पे आपका डिफ्यूजन करंट आएगा, तो डिफ्यूजन करंट को यहाँ पे बैलेंस कौन सा करेगा, पीक करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, फॉरवर्ड करंट या ड्रिफ्ट करंट। तो याद रखना यहाँ पे जो ड्रिफ्ट करंट है वो यहाँ पे बैलेंस आउट करता है किसको, यहाँ पे डिफ्यूजन करंट को। बस यही बोला गया था, बस यही चीज आपने याद रख लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हाई हुई तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पुश किया गया, यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हुई तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे कहाँ पे पुश किया गया, एन वाली साइड पे, होल्स को पी वाली साइड पे। तो यहाँ पे आपका पी और एन फिर इस तरह से आपका यहाँ पे मिलते हैं। तो ये आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट में। तो हमेशा याद रखना, डिफ्यूजन करंट जहाँ पे होगा उसको बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, पीएन जंक्शन में, तो ड्रिफ्ट करंट यहाँ पे डिफ्यूजन करंट को बैलेंस आउट करने के लिए आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया कि एक ट्रांसफॉर्मर है ना, एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है ना, क्या बोला गया, आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द यहाँ पे बोला गया इज इन द सेकेंडरी कॉइल, है ना, सेकेंडरी कॉइल को लिखते हैं एनएस, वो है यहाँ पे 3 टाइम्स द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, इसको लिखते हैं मैं यहाँ पे एनपी, है ना, ये नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में, ये नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में। बोला गया कि इफ द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, अब आपको वोल्टेज भी दी हुई है कि वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल क्या है, यहाँ पे 80 वोल्ट है, तो यू हैव टू फाइंड द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। मतलब आपको यहाँ पे ये प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज दी हुई है आपको यहाँ पे एनपी इज 80 वोल्ट, तो आपको यहाँ पे एनएस फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है कि वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगी तो वोल्टेज ज्यादा होगी, कम होगी तो वोल्टेज भी कम होगी। तो इसका मतलब है कि वोल्टेज अक्रॉस यहाँ पे प्राइमरी कॉइल डिवाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। सो दिस इज द रिलेशन इन केस ऑफ यहाँ पे आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो ये जब ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हैं ना यहाँ पे, तो ये आपका लास्ट में फॉर्मूला आता है यहाँ पे कि यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल डिवाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस द यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल। ये आपने ध्यान में रख लेना है। अब सिंपल हमें क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। प्राइमरी कॉइल का 80 वोल्ट दिया हुआ है, सेकेंडरी कॉइल हमने यहाँ पे निकालना है,
नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल की हमें नहीं पता, एनपी लिख देंगे उसको यहाँ पे, और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल की कितनी है, तो वो आपको लिखा 3 टाइम्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, तो मैं लिखूंगा 3 एनपी, तो 3 एनपी से 3 एनपी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा 80 इंटू 3 इज इक्वल टू यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, तो जो वोल्टेज अक्रॉस यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल देखने को मिलेगा वो यहाँ पे 240 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा, 240 वोल्ट विल बी द राइट आंसर हियर। तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन था ये वाला, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था और ये लिखना था बस आपने इतना ना, तो यहां से फिर आपका ये क्वेश्चन निकल जाता। ठीक है, तभी बोलता हूं कि क्वेश्चन आपके कैसे आए हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे यहाँ पे। ठीक है, आगे बोला गया कि इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, देखो फिर से क्या आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ गया, इसलिए मैं आपको जोर दे रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़ लेना है ना। पहले तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है, वो ट्रिक पढ़ लेना बस, उसका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाला ट्रेंड, वेवलेंथ वाला ट्रेंड, फिर यहाँ पे किस किस तरह से अलग अलग वेव आपकी यहाँ पे जनरेट होती हैं, एक्सरेज को कैसे जनरेट किया जाता है, माइक्रोवेव्स को, रेडियो वेव्स को कहाँ पे किसका यूज किया जाता है, गामा रेज का कहाँ पे यूज किया जाता है ना, इंफ्रारेड का कहाँ पे किया जाता है। जैसे नाइट विजन कैमरा हो गए तो मैं पूछूंगा आपसे कि बताओ जी नाइट विजन कैमरा में किस रेज का यूज किया जाता है, तो आप बोलोगे जी हमें पता है, किस रेज का यूज करते हैं, इंफ्रारेड रेज का यूज करते हैं हम नाइट विजन कैमरास में, क्योंकि इंफ्रारेड रेज क्या करती है, हीट को सेंस करती हैं, जहां जहां पे हीट निकलेगी वहां पे कौन सी हम रेज निकलेंगी, वहां पे इंफ्रारेड रेज निकलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेडियो वेव्स आर मोस्ट कॉमनली जनरेटेड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो रेडियो वेव्स है ना उनको यहाँ पे किस प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस किया जाता है, ये बोला गया जनरेट किया जाता है। तो पहला बोला गया फ्यूजन रिएक्शन, जो आपका यहाँ पे स्टार्स के अंदर होती है वहां से रेडियो जनरेट होती है, तो लगता है यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन से जनरेट करते हैं। फ्यूजन रिएक्शन को तो हम यहाँ पे अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं, समझ रहे हो कि हम यहाँ पे फ्यूजन को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक बहुत सारी कंट्रीज काम कर रही है, यहाँ पे फिशन हमारे पास है अभी, लेकिन फ्यूजन वाली प्रोसेस अभी तक हमारे पास नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है फिर ना। बोला गया रैंडम मोशन ऑफ द एटम्स ड्यू टू हीट, कि मतलब रैंडमली इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं यहाँ पे, हीट एटम्स मूव कर हीट की वजह से। आगे बोला गया एमिशन फ्रॉम द आयोनाइज्ड एटमॉस्फेरिक गैसेस, है ना, कि जो आपका यहाँ पे एटमॉस्फेयर से आयोनाइज्ड गैसेस निकल रही हैं वो रेडियो वेव को जनरेट कर रही हैं। एंड देन आपका है ऑल्टरनेटिंग करंट इन द ट्यून्ड इलेक्ट्रिक सर्किट्स, कि आपका जो ट्यून्ड इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें जो एसी करंट है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है यहाँ पे रेडियो वेव्स को। तो यहाँ पे आंसर आता है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, कि आपका जो एसी करंट होता है यहाँ पे किसमें 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 आपका यहाँ पे ट्यून्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो यहाँ पे जनरेट करता है किसको, पर्टिकुलर रेडियो वेव्स को। अब यहाँ पे कैसे समझेंगे इसको, तो देखो यहाँ पे कि पर्टिकुलर, क्योंकि रेडियो वेव्स आपकी जनरेट कैसे की जाती है, वो आपका यहाँ पे एक्सेलरेट, जब चार्ज आपका ना एक्सेलरेट करता है, जब चार्ज आपका बहुत फास्ट यहाँ पे मूव कर रहा होता है, तब यहाँ पे होता है जन्म किसका, रेडियो वेव्स का, है ना। और वो तभी होगा, एक्सेलरेशन कब होगी, जब आपका एक बार यहाँ पे एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जब आपका यहाँ पे एक एसी सर्किट होगा, एसी सर्किट में कैसा होता है, एक ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हुई, यहाँ पे डी एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बिल्कुल एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन का एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जब आपको यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, साइन वेव यहाँ पे बनती है, तो वही यहाँ पे जब करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, यहाँ पे बैक एंड फोर्थ है ना, तो यहाँ पे करेगा बैक एंड फोर्थ, यहाँ पे एंटीना में फ्लो करेगा, एक बार एक्सेलरेशन होगी कि डी एक्सेलरेशन होगी, तो वहां पे एक्सेलरेटेड आपको क्या देखने को मिलेंगे, चार्जेस देखने को मिलेंगे। और यही जो एक्सेलरेटेड चार्जेस होते हैं किसमें, ट्यून्ड सर्किट्स में, तो यहाँ पे आपको इंडक्टर्स और यहाँ पे कैपेसिटर्स देखने को मिलते हैं। और इंडक्टर और कैपेसिटर में क्या होता है, आइडियल कंडीशन में आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ही चार्जेस एक्सेलरेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होता है आपका यहाँ पे जनरेशन होती है किसकी, रेडियो सिग्नल्स की। तो याद रखना यहाँ पे ट्यून्ड इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यहाँ पे क्या होता है, रेडियो वेव्स को जनरली जनरेट किया जाता है। अब जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे गैसेस थोड़ी लेके आएंगे, हमारे पास कोई सर्किट होता है जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेडियो वेव्स को जनरेट करते हैं ना, जिससे हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। अब अगर फ्यूजन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन में तो आपको एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, जो हम यहाँ पे नहीं चाहते। अगर हमें यहाँ पे कमर्शियल चीज को प्रोड्यूस करना है ना, अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे को यहाँ पे कमर्शियलाइज चीजों को करना है, तो मैं इतना एनर्जी थोड़ी यूज करूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं फ्यूजन रिएक्शन की बात करता हूँ तो वो हाईली एनर्जेटिक रेस को जनरेट करने के लिए, अब आपको पता है कि जो रेडियो वेव्स होती है वो कैसे होती है, उनकी एनर्जी बहुत कम होती है, लीस्ट एनर्जी देखने को मिलती है रेडियो वेव्स की। अभी मैंने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बढ़ाया था तो रेडियो वेव सबसे आगे था, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इसकी जो एनर्जी होती है सबसे कम होती है। तो यहाँ पे जब मैं हाईली एनर्जेटिक रेस की बात करता हूँ, ठीक है, जैसे गामा रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, विजुअल रेज भी खुद कुछ हद तक हम यहाँ पे जनरेट कर पाते हैं इसके थ्रू, लेकिन हम यहाँ पे रेडियो वेव्स को जनरेट नहीं करते हैं। फिर आपका जो रैंडम मोशन है,
एटम्स का ड्यू टू हीट की वजह से। तो इसकी वजह से होगा क्या, रैंडम मोशन की वजह से आपका यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे रैंडम मोशन की वजह से आपका क्या प्रोड्यूस होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। याद करना यहाँ पे, क्योंकि रैंडम मोशन से और हीट प्रोड्यूस हो रही है, और हीट प्रोड्यूस वाले केस मैंने आपको बताया था कि जहां पे हीट प्रोड्यूस होगी वहां पे कौन सी वेव का जन्म होगा, वहां पे आईआर वेव का जन्म होगा, इंफ्रारेड वेव का जन्म होगा। फिर आपका है एमिशन फ्रॉम द आयोनाइज्ड एटमॉस्फेरिक गैसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक गैसेस से एटमॉस्फेयर जो आयोनाइज्ड गैसेस निकल रही है, ठीक है, उसकी वजह से भी आपका विजुअल यूवी एक्सरेज है ना, इन सभी रेजेस का यहाँ पे जो ये सारी रेज है ये पैदा होती है ना। तो इन सभी में आपका रेडियो वेव कहीं नहीं है ना, रेडियो वेव क्योंकि सबसे लीस्ट एनर्जी वाली रेज होती है। तो वहां पे आपका एक्सेलरेटिंग जो आपका यहाँ पे ट्यून सर्किट होगा वो यहाँ पे रेडियो वेव्स को जनरेट कर देगा, ठीक है। क्लियर सभी को। तो ये आपने यहाँ से बस तभी बोलता हूँ कि कहां से किसकी प्रोडक्शन हो रही है वो याद कर लेना, स्पेक्ट्रम याद कर लेना, ठीक है, उनके यूजेस याद कर लेना, एप्लीकेशंस, बस इसके अलावा बाहर कहीं पे क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा, ठीक है, बस इतना याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज सर्किट प्रोड्यूस द ऑसिलेशंस एंड गिव्स मैक्सिमम करंट एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे इनमें से कौन सा यहाँ पे सीरीज सर्किट है जो प्रोड्यूस करता है आपका यहाँ पे ऑसिलेशंस को, और यहाँ पे हमें क्या देता है, मैक्सिमम करंट देता है एक फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसका नाम है आपका ओमेगा के ऊपर। तो यहाँ पे इसमें क्या रहेगा, सीरीज एलसीआर सर्किट जहां पे ओमेगा इज इक्वल होता है √1/√LC, प्योर आरसी सर्किट, प्योर आरएल सर्किट, या फिर आपका यहाँ पे पैरेलल एलआर सर्किट। तो देखो यहाँ पे जो मैक्सिमम यहाँ पे क्या देगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा देगा, वो यहाँ पे एलसीआर सर्किट ही देता है ना। क्या सर्किट देता है, एलसीआर सर्किट। अब एलसीआर सर्किट दो तरह के होते हैं, एक सीरीज में होता है, एक पैरेलल में होता है। सीरीज में क्या होता है आपका यहाँ पे जो करंट है वो यहाँ पे आपको हर जगह सेम देखने को मिलेगा, लेकिन जो पैरेलल है वहां पे होगा अलग अलग कंपार्टमेंट बन जाएंगे, आपका जो करंट है बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने याद रखना कि जब सीरीज एलसीआर सर्किट होगा तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC होता है, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा देखने को मिल जाती है। तो ये सर्किट है आपकी सीरीज एलसीआर सर्किट, ये है पैरेलल एलसीआर सर्किट। अब सीरीज में क्या होगा, मैंने बोला हर जगह पे आपको करंट सेम देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपका जो करंट है वो यहाँ पे अलग अलग पार्ट में बढ़ जाएगा, क्योंकि ये क्या सर्किट है, यहाँ पे एक पैरेलल एलसीआर सर्किट आपको देखने को मिलती है ना। पैरेलल में है, ये सीरीज में एक ही लाइन में है, यहाँ पे अलग अलग बन चुके हैं। तो ये आपने याद कर लेना है। अब देखो अगर मैं रजिस्टर की बात करता हूँ तो आर क्या करेगा, आर यहाँ पे करंट को रोकेगा। V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर में क्या होता है, जो आर है वो किसको रोकेगा, रेजिस्टेंस किसको रोकेगा, करंट को रोकेगा। तो यहाँ पे इसकी वजह से आपका क्या होता है कि आपको एनर्जी फिर आपको लॉस देखने को मिलता है ना, और इसकी वजह से हम क्या करते हैं, एनर्जी लॉस फील करते हैं। और यहाँ पे सर्किट का बिहेवियर यहाँ पे को चेंज करने में रजिस्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर यहाँ पे इंडक्टर है, इंडक्टर किसको रोकेगा, इंडक्टर यहाँ पे फिर से करंट को रोकेगा ना। इंडक्टर भी किसको रोकता है, वो यहाँ पे चेंज इन करंट को रोकता है ना, करंट के फ्लो को रोकने का काम यहाँ पे इंडक्टर करता है। और एनर्जी को स्टोर करता है इंडक्टर, पर किसमें करता है, कैसे स्टोर करता है, इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। ये आपने ध्यान में रखना है कि आपका जो इंडक्टर है, या फिर मैं इंडक्टेंस की बात करता हूं, ठीक है, तो आपने इंडक्टेंस में याद रखना है कि ये होता क्या है यहाँ पे, कि जो कंडक्टर है जो अपोज करता है आपका यहाँ पे ना करंट को चेंज होने से ना, ये करंट में चेंज नहीं जाता, वो आपका इंडक्टर होता है ना, स्टोर करता है, क्या करता है आपका एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में ना। उसके बाद कैपेसिटर है, कैपेसिटर आपका यहाँ पे वोल्टेज में चेंज होने से रोकता है ना। कैपेसिटर क्या करता है कि वोल्टेज में चेंज ना हो, और ये आपका स्टोर करता है यहाँ पे चार्जेस को इलेक्ट्रिक फॉर्म में ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इसलिए आपका जो इंडक्टर और कैपेसिटर है ना, उन दोनों में आपको फेज डिफरेंस देखने को मिलता है 90 डिग्री का। दोनों एक दूसरे से यहाँ पे 90 डिग्री से लैग बिहाइंड करते हैं, दोनों में फेज का चेंज आता है 90 डिग्री का। तो ये आपने ये सारी चीजें देखो, यहीं से फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, ये वाले यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं फिर आपके। बस ये चीजें आपको यहाँ से पढ़नी है कि सीरीज में क्या हो रहा है, पैरेलल में क्या हो रहा है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, बस इतना आपको यहाँ पे आइडिया रखना है। जैसे अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे देखो क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपसे पूछा गया है कि द करंट इन ए कॉइल, है ना, आपको करंट दिया है कॉइल में कि वो बढ़ रहा है 2 एम्पीयर से 6 एम्पीयर तक पहुंच गया किसी टाइम टी में, है ना, 1 सेकंड में। अब देखो यहाँ पे तो मैं बोलता हूँ जो पहला करंट मेरा I1 कितना है, 2 एम्पीयर है, I2 यहाँ पे कितना है, 6 एम्पीयर है, और यहाँ पे ये जो 2 से लेकर 6 में पहुंचा है वो किस टाइम में पहुंचा है, तो चेंज इन टाइम कितना आ गया यहाँ पे, वो आ गया यहाँ पे 1 सेकंड का ना, 1 सेकंड में पहुंचा 2 से लेकर 6 में। बोला गया इफ द कॉइल है सेल्फ इंडक्टेंस, है ना, तो सेल्फ इंडक्टेंस दिया 3 हेनरी, है ना, सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पे बोला गया है कि वो कितना है यहाँ पे 3 हेनरी है। तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस देखो होता क्या यहाँ पे क्या है, होता क्या है यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस को बोलते हैं एल। तो एल यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको 3 हेनरी दिया हुआ है, और आपसे बोला गया व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आपको ईएमएफ पूछा गया यहाँ पे क्या होगी, तो देखो अब यहाँ पे ईएमएफ और यहाँ पे इंडक्टर के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो ये होता है आपका एल
डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, है ना। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इंडक्टेंस एंड यहाँ पे ईएमएफ, है ना। इंडक्टेंस और ईएमएफ की रिलेशन होता है ये कि ईएमएफ इज इक्वल टू यहाँ पे एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन करंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। और यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई होता है, ये आपका इंडक्टेंस का। तो यहाँ पे हम करेंगे 3, चेंज इन करंट कितना हुआ है, तो 2 में से 6 में से 2 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 6/2 आएगा चेंज, और यहाँ पे 1 सेकंड में चेंज हुआ है, तो मैं करूंगा 3 × 4, तो यहाँ पे आएगा 12 वोल्ट, है ना। तो यहाँ पे ये बोला गया कि मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या होगा ईएमएफ का, तो वो यहाँ पे 12 वोल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सिंपल आपको पता होना चाहिए कि ईएमएफ और यहाँ पे जो इंडक्टेंस उसका रिलेशन क्या होता है, तो E इज इक्वल टू एल डेल्टा आई चेंज इन करंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये आपको यहाँ पे रिलेशन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे कि which of the following does not affect the magnitude of the motional EMF, है ना। अब देखो यहाँ पे मोशनल ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके पे डिपेंड नहीं करता है, तो आपको यहाँ पे ना ईएमएफ का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे एक ईएमएफ का हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, वो फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहता है कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मोशनल ईएमएफ का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं बात करता हूँ कि ईएमएफ यहाँ पे एक स्ट्रेट कॉइल में है ना, एक स्ट्रेट आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस हो रही है, तो इसमें जब ईएमएफ प्रोड्यूस होती है इसका जो रिलेशन देखने को मिलता है ना, वो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, तो वो रहता है आपका यहाँ पे BLV sin थीटा। दिस इज द रिलेशन, ठीक है, दिस इज द रिलेशन। ये रिलेशन क्या बताता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल, जब आपका यहाँ पे किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में कोई यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट जा रहा है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, वहां से ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस होगी, तो होता है E इज इक्वल टू, ये तो आपका ईएमएफ है, ये आपका यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका यहाँ पे L है, L का लेंथ है कि लेंथ कितनी है आपकी कंडक्टर की, V आपका यहाँ पे जो आपको यहाँ पे वेलोसिटी देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि आपका यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे, या फिर आपका यहाँ पे जो कंडक्टर की वेलोसिटी कितनी है ना, कि आपका जो चार्ज वहां पे मोशन में है, और आपका ये जो साइन है ये आपका यहाँ पे एंगल है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एंगल है बिटवीन द कंडक्टिंग, मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, कि आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ पे जा रही है और जो वेक्टर कहाँ पे मूव कर रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे मूव कर रहे हैं, उनके बीच में एंगल होता है साइन थीटा। तो ये इस पे डिपेंड करता है ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, मतलब ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पे कर रहा है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड वेलोसिटी ऑफ द मोशन। देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड वेलोसिटी ऑफ द मोशन, तो ये भी इस पे भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन रेजिस्टेंस तो यहाँ पे कहीं नहीं है, रेजिस्टेंस तो यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे बस सिंपल आपसे ये फॉर्मूला लगाना था आपने कि अगर यहाँ पे मोशनल ईएमएफ है, कि यहाँ पे मतलब कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर ईएमएफ अगर फाइंड करनी है, तो ये आपको यहाँ पे रिलेशन देखने को मिलेगा। और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि रेजिस्टेंस यहाँ पे, रेजिस्टेंस का कोई यहाँ मतलब ही नहीं है, तो रेजिस्टेंस का यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बोला जा रहा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज टिपिकली मेक यूज ऑफ द माइक्रोवेव रेडिएशन, है ना। तो मतलब बोला गया कौन सी टेक्नोलॉजी में यहाँ पे माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज किया जाता है। अब देखो बोला गया एक्सरे इमेजिंग फॉर द मेडिकल डायग्नोसिस, अगर एक्सरे इमेजिंग बनानी तो मैं एक्सरे का यूज करूंगा ना, तो माइक्रोवेव का यूज क्यों करूंगा, सिंपल क्वेश्चन है, ये नहीं यूज होगा। यहाँ पे जर्मिसाइडल ट्रीटमेंट यूजिंग द अल्ट्रावायलेट लाइट, तो अगर मैंने जर्मिसाइड ट्रीटमेंट करनी है, जर्म्स को मारना है, यूबी का यूज करके, तो मैं यूबी यूज करूंगा ना यहाँ पे ना। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है। आगे बोला गया कैप्चरिंग इमेजेस विद द विजुअल लाइट कैमरा, तो मतलब विजुअल लाइट का यूज करके मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इमेजेस कैप्चर कर रहा हूँ। देखो सारा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन एक्सरेज, यूवी, विजुअल पूछा माइक्रोवेव के बारे में है। तो विजुअल मतलब यहाँ पे जब हम यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जो हमारे सेलुलर फोन होते हैं ना, उसमें माइक्रोवेव्स यूज होती है वायरलेस कम्युनिकेशन में, है ना, गीगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज में हम बात करते हैं ना। तो ये जो आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसमें मूव करती है, तो वो यहाँ पे कौन सी होती है, वो अल्ट्रावायलेट, वो आपका यहाँ पे माइक्रोवेव हो जाएगी, ठीक है। तो माइक्रोवेव में आपने याद रखना ये वायरलेस सेलुलर कनेक्शन में इसका यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर नहीं पता था तो बिल्कुल ही ऑप्शंस के थ्रू भी आप इसका जो आंसर है वो यहाँ से कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बोला गया था कि द मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है, जिसको बोला गया यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ पे VB stored in a inductance coil when the current I is flowing through it is, ठीक है। तो देखो बोला जा रहा है कि जब करंट I वहां से फ्लो करेगा, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो स्टोर होगी, वो करंट के कैसे होगी ना, करंट के प्रोपोर्शनल होगी, यहाँ पे I के प्रोपोर्शनल होगी, या फिर आपका स्क्वायर ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, या फिर मतलब यहाँ पे 1/I, या फिर आपका यहाँ पे I²। तो यहाँ पे देखो ये इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस मैंने यहाँ पे पहले ही बोला था कि यहाँ पे क्या इंडक्टेंस करता है, क्या यहाँ पे ये अपोज करता है यहाँ पे करंट को चेंज होने से ना, और ये क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है, क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है। तो यहाँ पे जो VB है इसका रिलेशन यहाँ पे क्या होता है, इसका होता है हाफ LI²,
दिस इज रिलेशन बिटवीन द यहाँ पे आपका मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंडक्टर, ठीक है, एंड आपका यहाँ पे करंट और देन आपका इंडक्टेंस। तो इंडक्टर की तो बात हो रही है ना, इंडक्टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये है आपका मैग्नेटिक एनर्जी Vb इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर। L इज द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, और Bb और यहाँ पे I का रिलेशन यहाँ पे क्या है कि Bb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे I स्क्वायर वाला रिलेशन कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 वाला है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो देखो सिंपल, आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, डेफिनेशन को बस आपने फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना है, फिर वहां से अपना रिलेशन बता देना है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं। तो बस आपने जब पेपर की तैयारी करनी है तो बस आपने ये चीजें ध्यान रखनी है, इन पे तैयारी कर लोगे तो आपकी जो तैयारी है वो यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, यहाँ से बोला गया यहाँ पे फॉर्मूला फॉर द सेल्फ इंडक्शन, सीधा लिख दिया यहाँ पे कि सेल्फ इंडक्शन का जो फॉर्मूला है यहाँ पे ना, मतलब एल, है ना, एल इंडक्टेंस को सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं। बोला गया द फॉर्मूला फॉर द सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ लेंथ एल, एक लेंथ एल है, लॉन्ग सोलिनॉइड है, उसका एरिया यहाँ पे ए है और नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे एल है। तो मतलब इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा कि क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे इंडक्टेंस के ऊपर, है ना, कि यहाँ पे अगर मैं इसका एरिया बढ़ा देता हूँ तो क्या इंडक्टेंस बढ़ेगी, एरिया बढ़ाने से यहाँ पे क्या होगा, इंडक्टेंस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। देखो अगर मैं एरिया बढ़ा देता हूँ ना, एरिया अगर ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से आपका यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन काफी इजीली यहाँ पे फ्लो करेंगे, एरिया बढ़ेगा तो इंडक्टेंस बढ़ेगी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इसमें होता क्या है, ये होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एल। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द आपका यहाँ पे, मतलब ये सेल्फ इंडक्टेंस के रिलेशन होता है। म्यू का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं आपका परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब होता है कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे परमिएबल का मतलब होता है कितना जाने देना ना, कितना यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से जा पा रही हैं, तो परमिएबिलिटी होती है। एन यहाँ पे एन क्या है आपका, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगी उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ज्यादा चार्ज ट्रांसफर होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे इंडक्टेंस ज्यादा होगा। एरिया ज्यादा बड़ा होगा तो यहाँ पे नंबर इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा पाएंगे, लेकिन अगर लेंथ ज्यादा बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लंबे एरिया में जाएंगे, टकराएंगे तो हीट प्रोड्यूस करेंगे, करंट कम हो जाएगा, तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो अगर करंट कम हो जाएगा तो एल भी कम हो जाएगा ना, यहाँ पे कैपिटल एल कम हो जाएगा। तो ये जो लेंथ से आपका इंडक्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का फर्क पड़ रहा है। तो बस यहाँ पे यही बोला गया था, आपने वहां से ये रिलेशन देखना था यहाँ पे, और यही आपका जो रिलेशन है वो इसको यहाँ पे डिफाइन करता है ना, कि L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। देखो ये जो n होता है ना, ये स्मॉल एल, ये करंट डेंसिटी, ये आपका n अपॉन ये कैपिटल N अपॉन आपका यहाँ पे ये इसके इक्वल होता है ना, ये n है आपका यहाँ पे, जो स्मॉल n है यहाँ पे, ठीक है, जो स्मॉल n का यहाँ पे जो फॉर्मूला देखने को मिलता है वो कैपिटल n अपॉन एल के इक्वल होता है, ठीक है। ये वाला भी आपने ध्यान रखना है ना, अगर मैंने यहाँ पे n अपॉन एल लिखा हुआ ना यहाँ पे, इसको हम स्मॉल n की फॉर्म लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। तो यहाँ पे स्मॉल एल की फॉर्म में आके लिख सकता था, इसको लिख देते वो यहाँ पे एल इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन कैपिटल एन ए। तो यार ऐसे भी रिलेशन आ सकता है। तो ये जो एन होता है ये होता है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे, लेंथ नंबर डेंसिटी बोल, नंबर ऑफ टर्न्स क्या आता है, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना कि रिलेशन ऐसे भी आ सकता है आपका, ऐसे भी आ सकता है रिलेशन। तो दोनों रिलेशन आपको पता होने चाहिए कि किस तरह से आपका जो इंडक्टेंस है, जो सेल्फ इंडक्टेंस है, वो यहाँ पे प्रभावित होता है, ठीक है। चलो जी, अगला बोला गया यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द ट्रांजिस्टर एक्शन। ट्रांजिस्टर एक्शन के प्रोसेस को यहाँ पे कौन यहाँ पे बोलता है, डिस्क्राइब करता है। कंप्लीट प्रिवेंशन ऑफ द करंट थ्रू बोथ द जंक्शंस, यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ द डायरेक्ट करंट इनटू द अल्टरनेटिव करंट। देखो ये तो डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिव करंट या अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने का काम कौन करता है, रेक्टिफायर करता है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ द करंट फ्रॉम द अमीटर रीजन टू द कलेक्टर रीजन और एम्पलीफिकेशन बाय द मूवमेंट ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स। एम्पलीफिकेशन तो एम्पलीफायर कर देगा। आपसे बोलेगा ट्रांजिस्टर एक्शन को बेस्ट डिस्क्राइब यहाँ पे कौन करता है, तो वो यहाँ पे ट्रांजिस्टर एक्शन में होता क्या है, ट्रांजिस्टर में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे ट्रांसफर होगा यहाँ पे क्या, करंट का अमीटर रीजन से कलेक्टर रीजन में। बस इतना याद रखना था आपने कि ट्रांजिस्टर एक्शन का मतलब यहाँ पे कौन डिस्क्राइब करता है, तो ट्रांजिस्टर का मतलब ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ट्रांसफर क्या हो रहा है, करंट का, कहां से, एमिटर रीजन से कलेक्टर रीजन में। तो ये इसको वैसे डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आना था, ऑप्शन नंबर 3 आंसर आना था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं सीधा बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपने आंसर निकालना है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, बस ये फॉर्मूला लगाओगे आंसर आपके सामने होगा। ये फॉर्मूला लगाना है, आंसर आपके सामने होगा, ठीक है।
बाकी हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास पे जो क्वेश्चन है उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। होप करता हूँ सेशन को लगाने में आपको मजा आया होगा। इस सेशन से आपको लगा होगा पता कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन करने हैं और उनको करने का तरीका क्या है, किस लेवल तक के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर तैयारी इस तरह से करोगे तो एग्जाम क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बस इतना पढ़ना और इससे एक लेवल ऊपर पढ़ लेना है ना। उतना पढ़ के जाओगे आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत से आपके लिए यहाँ पे चीजें लाई जा रही हैं, तो अगर आपको अच्छा लगता है उसको आपने अप्रिशिएट भी करना है। और इसके साथ ही हमारा नया चैनल है निम्बस करियर टीचिंग, इसको यहाँ पे आपने सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। निम्बस करियर टीचिंग का टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सर्च कर लेना, यहाँ पे आपको जो भी लेटेस्ट जानकारी होगी टीचिंग के लिए वो यहीं पे मिलेगी आपको। तो यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे हमने कल फोटो डाली थी कि कितनी आपकी जो वैकेंसीज है DSSB की वो यहाँ पे आने वाली हैं, तो वो उसको हमने यहाँ पे डाल दिया था। तो यहाँ पे अपने ज्वाइन जरूर करना है, ठीक है। तो अभी की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।